नमस्कार और आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर उतरने वाले हैं जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। मतलब हमारे भ्रम और हमारी वास्तविकता से। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम समाज के तौर पर अक्सर बात करने से बचते हैं। हाँ, क्योंकि जब मैंने एक पल में सब खत्म नाम का वो ऑडियो प्रेजेंटेशन सुना और उसके साथ द फ्रैजिलिटी ऑफ द फाइनल फ्लाइट के कुछ अंश पढ़े, तो सच कहूँ तो कुछ देर के लिए एक अजीब सी शांति छा गई थी मेरे आसपास। मैं समझ सकती हूँ, वो सामग्री है ही इतनी ज्यादा असरदार। हम इंसानों की फितरत होती है ना हर चीज़ को शेड्यूल करने की। हम कैलेंडर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, अलार्म सेट करते हैं, अगले हफ्ते की मीटिंग्स तय करते हैं, यहाँ तक कि अगले 5 साल का करियर प्लान भी बनाकर चलते हैं। हाँ, हम रोज सुबह उठते हैं और एक ऐसे गहरे भ्रम में अपना दिन बिताते हैं कि कल का दिन तो आना ही आना है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे समय पर हमारा कोई कॉपीराइट हो। लेकिन आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना की तकनीकी जानकारी देने के बारे में नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई न्यूज़ बुलेटिन पढ़ने नहीं बैठे। हमारा मकसद उन दार्शनिक और गहरे मानवीय पहलुओं को खंगालना है जो ये बताते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है और नियंत्रण का हमारा जो ये भ्रम है वो कितना खोखला है। और देखिए, यही भ्रम हमारी आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा आधार है। हमने अपने आसपास ऐसी तकनीक और व्यवस्था बना ली है जो हमें सुरक्षा का लगातार एहसास दिलाती है। जैसे हमारी कलाई पर बंधी वो स्मार्ट वॉच। बिल्कुल। वो स्मार्ट वॉच हमारा हार्ट रेट मॉनिटर कर रही है, जीपीएस हमें सटीक रास्ता दिखा रहा है, और हमें लगता है कि बस हमने हर अनिश्चितता को काबू में कर लिया है। लेकिन जब हम उस ऑडियो और उन लेखों के विवरण पर गौर करते हैं तो वे इस नियंत्रण के पर्दे को एक झटके में नोच देते हैं। बहुत ही निर्ममता से याद दिलाते हैं कि एक पल में हम अपने भविष्य की शानदार योजनाएं बना रहे होते हैं और दूसरा ही पल वो भविष्य पूरी तरह से वाष्प बन के उड़ सकता है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बल्कि एक ऐसी नंगी सच्चाई है जिसे हम समाज के तौर पर रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं, ताकि हम सामान्य रूप से काम कर सकें। अगर हम हर पल मौत के बारे में सोचेंगे तो जी नहीं पाएंगे। इसी सामान्य होने के एहसास को उन स्रोत सामग्रियों में इतनी गहराई से उकेरा गया है कि वो सीधा दिल पर चोट करता है। उस ऑडियो की शुरुआत को ही ले लीजिए। हाँ, जहाँ कोई चीख पुकार नहीं है, बस एक एकदम आम दिन का वर्णन है। एयरपोर्ट का वो लाउंज जिसकी तस्वीर हम सब अपने दिमाग में बना सकते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स की तेज रोशनी और अनाउंसमेंट की वो गूंजती हुई आवाज कि कृपया डेट नंबर 4 पर पहुंचे। वहां बैठे लोगों को विजुअलाइज करना कितना आसान है। एक आदमी अपनी ओवर प्राइस कॉफी पी रहा है और बार बार घड़ी देख रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में पहुंचने की जल्दी है। या वो युवा लड़का जो कानों में हेडफोन लगाए अपना पसंदीदा गाना सुन रहा है, वो अपनी नई नौकरी के लिए एक नए शहर जा रहा है। कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अपनी गोद में खिलौने लिए बैठे हैं, महीनों बाद अपने पोते पोतियों से मिलने वाले हैं। हर चेहरा एक नई कहानी, एक नया सपना और एक तय मंजिल लिए हुए है। और वहां किसी के भी दिमाग में दूर दूर तक मौत या अंत का कोई विचार नहीं है। सब कुछ इतना नीरस और रोजमर्रा जैसा है। और यही सामान्यपन आगे आने वाले तूफान को इतना भयानक बना देता है। वे लोग उस मेटल ट्यूब में अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके ऐसे जा रहे हैं जैसे हम रोज बस या मेट्रो में चढ़ते हैं। उस मेटल ट्यूब यानी हवाई जहाज के अंदर कदम रखने की जो मनोविज्ञान है, वो बहुत दिलचस्प है। आसमान हमेशा से ही मानव जाति के लिए आजादी का प्रतीक रहा है ना। बिल्कुल, अनंत संभावनाओं और सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक। सदियों तक हमने आसमान की तरफ देखकर उड़ने के ख्वाब देखे हैं। और आज जब कोई उड़ान टेक ऑफ करती है तो वो इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत का क्षण होता है। जब इंजन की वो भारी आवाज गूंजती है और पहिए जमीन छोड़ते हैं तो लगता है हमने गुरुत्वाकर्षण को हरा दिया है। हम बादलों के ऊपर एक कप चाय पीते हुए लैपटॉप पर फिल्में देखते हैं। लेकिन उड़ान की ये नाजुकता ही उसका सबसे डरावना पहलू है। आसमान जितना विशाल और आजाद है, वो उतना ही क्षमा न करने वाला यानी अनफॉरगिविंग भी है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद वो जगह जो हमारी तकनीकी जीत का प्रतीक थी, अचानक एक ऐसी बंदिश बन जाती है जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। एक सेकंड पहले लोग आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं और अगले ही सेकंड टर्ब्यूलेंस या किसी तकनीकी खराबी के चलते वे पूर्ण असहायता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये जो कंट्रास्ट है, चरम नियंत्रण से लेकर चरम बेबसी तक का, ये इंसानी दिमाग के लिए प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज सबसे ज्यादा झकझोरती है वो क्रैश का क्षण नहीं है। आप उस सन्नाटे की बात कर रहे हैं जो इसके बाद आता है। बिल्कुल। उस ऑडियो में एक ऐसा हिस्सा है जो दिमाग से निकलता नहीं है।
दुर्घटना हो चुकी है और जमीन पर एक घर के खाली ड्राइंग रूम में फोन लगातार बज रहा है। बार बार बज रहा है और कोई उसे उठाने वाला नहीं है। वो एक आवाज, उस बजते हुए फोन की आवाज किसी भी दुर्घटना की तस्वीरों या न्यूज रिपोर्ट से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक है। जब किसी परिवार को वो मनहूस फोन कॉल मिलता है तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होती है, वो एक पूरी दुनिया, एक पूरे ब्रह्मांड का अचानक से खत्म हो जाना होता है। किसी का इंतजार कर रहा जीवन साथी, किसी के बूढ़े माता पिता, सब कुछ एक झटके में अर्थहीन हो जाता है। उस बजते हुए फोन का बिंब दरअसल एक बहुत बड़े सामाजिक सच को सामने लाता है। जब भी ऐसी कोई भयानक त्रासदी होती है तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर लाल रंग की पट्टियों में ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती हैं। विमान दुर्घटना, 150 लोगों की मौत, बस एक आंकड़ा। हाँ, हमारी व्यवस्था, प्रशासन और मीडिया तुरंत उन 150 अलग-अलग जीवंत दुनियाओं को एक ठंडे, कठोर आंकड़े में बदल देते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर फ्लैश होता है। और ये सांख्यिकी दृष्टिकोण या कहें स्टैटिस्टिकल अप्रोच सिर्फ मीडिया की मजबूरी नहीं है, मुझे लगता है ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक ढाल भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोचिए, अगर हम उन 150 लोगों में से हर एक के उस अधूरे सपने, उस बजते हुए फोन, उस ठंडी होती कॉफी के दर्द को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने लगें तो क्या होगा? तो क्या हम अपना सामान्य जीवन जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस सामूहिक शोक के वजन से टूट जाएंगे। हम संख्याओं के पीछे छिप जाते हैं। संख्याएं दर्द महसूस नहीं करती, वे हमें उस त्रासदी से एक सुरक्षित भावनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन वो स्रोत हमें उस दूरी को खत्म करने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है कि हर एक नंबर के पीछे एक इंसान था जो ठीक हमारी तरह ही आज सुबह उठा था। और ये जो भावनात्मक दूरी बनाने की बात है ना, ये दुर्घटना के तुरंत बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया में भी साफ दिखाई देती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे ही न्यूज़ ब्रेक होती है, कुछ ही घंटों के भीतर एक अलग तरह की मशीनरी चालू हो जाती है। हर जगह विशेषज्ञ आ जाते हैं, नक्शे खुल जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में गोताखोर उतर जाते हैं। सबको बस एक ही चीज की तलाश होती है, ब्लैक बॉक्स। हर कोई जवाब ढूंढने लगता है। न्यूज़ एंकर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई? क्या ये इंजन का फेलियर था? क्या कोई वाल्व लीक हो गया था? या सॉफ्टवेयर में कोई बग था? या फिर ये कोई मानवीय चूक थी? क्या पायलट को नींद आ गई थी? हम उस मलबे के बीच से सुराग ढूंढने के लिए एकदम बेचैन हो उठते हैं। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम उस त्रासदी के दुख को पीछे छोड़कर तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन मोड में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो कारण खोजना हमारी उसी नियंत्रण की भूख का सबसे बड़ा सबूत है जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। जब कोई विमान आसमान से गिरता है तो वो सिर्फ एक मशीन का गिरना नहीं होता, वो हमारे इस विश्वास का गिरना होता है कि हम सुरक्षित हैं। अगर हम मान लें कि ये सिर्फ एक रैंडम घटना थी, एक ऐसा हादसा जिसे कोई नहीं रोक सकता था, तो ये विचार हमें अंदर तक डरा देगा। इसलिए हम ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं, हम कारण खोजना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। अगर हमें पता चल जाए कि दुर्घटना किसी फटे हुए ओरिंग या किसी खराब सेंसर की वजह से हुई, तो इसका मतलब है कि हम उस सेंसर को ठीक कर सकते हैं। हम उस एयरलाइन कंपनी पर जुर्माना लगा सकते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। और अगर हम उसे फिक्स कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग हमें यह तसल्ली देता है कि अब हम सुरक्षित हैं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। जांच समितियां और उनकी मोटी-मोटी रिपोर्ट्स दरअसल हमारे उसी नियंत्रण के भ्रम को वापस स्थापित करने का एक तरीका है जो उस हादसे से टूट गया था। लेकिन वो ऑडियो पीस इस पूरी जांच प्रक्रिया के मुंह पर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई मारता है। आप चाहे जो भी कारण ढूंढ लें, आप दुनिया का सबसे उन्नत सेंसर लगा लें या एविएशन के सारे नियम बदल दें, जांच का नतीजा चाहे जो भी निकले, जो लोग उस उड़ान में थे वे वापस नहीं आएंगे। जो पिता अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में नहीं पहुंच पाया, उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि दुर्घटना इंजन फेल होने से हुई थी या खराब मौसम से। कारण हमें भविष्य की उड़ानों के लिए तकनीकी रूप से बेहतर बना सकते हैं, और ये जरूरी भी है, लेकिन वे अतीत के उस शून्य को कभी नहीं भर सकते। वे उस दर्द को कम नहीं कर सकते जो पीछे छूट गए परिवारों के हिस्से में आया है। और यहाँ आकर लगता है कि जैसे हम एक ऐसी दीवार से टकरा गए हैं जहाँ हमारी सारी तकनीक और सारी समझदारी हार जाती है। और यही वो बिंदु है जहाँ ये चर्चा सिर्फ एक दुखद घटना के विश्लेषण से आगे बढ़कर एक गहरे जीवन दर्शन में बदल जाती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे सारे सेफ्टी मैनुअल, सारे ब्लैक बॉक्स और सारी योजनाएं हमें मौत से नहीं बचा सकती, तो सवाल ये उठता है कि अब हम करें क्या? क्या हम हवाई जहाज में बैठना छोड़ दें या घर से बाहर निकलना बंद कर दें? क्या हम हर पल डर के साए में जिएं? उन सामग्रियों का उद्देश्य हमें पैरानॉइड बनाना या डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका संदेश बहुत सकारात्मक है
और जगाने वाला है। वे हमें ये एहसास कराते हैं कि चूंकि कल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर नाराज रहना कितना बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालना भी। बिल्कुल, हम अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हम सोचते हैं अभी काम में बहुत बिजी हूं, अगले महीने परिवार के साथ ट्रिप पर चलेंगे। या आज बहुत थक गई हूँ, उस पुराने दोस्त को वीकेंड पर कॉल करूंगी। या फिर घर में रखे उन खास डिनर सेट्स को लीजिए जो सिर्फ मेहमानों के लिए रखे होते हैं, और हम रोजमर्रा में टूटे हुए कप में चाय पीते हैं। हम हमेशा किसी सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वो ऑडियो हमें यही तो झकझोर कर बताता है कि वो सही समय शायद कभी आए ही ना। वो हमें याद दिलाता है कि अपनों से खुलकर प्यार जताने में, किसी से माफी मांगने में, या सिर्फ एक पल रुककर गहरी सांस लेने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस फ्लाइट में बैठे किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा था कि वो घर वापस कॉल नहीं कर पाएगा। ये एक तरह का वेकअप कॉल है हम सब के लिए कि जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है, अभी है। इस वेकअप कॉल का असर हमारे रिश्तों और हमारे समाज को बहुत गहराई से बदल सकता है। जब जीवन की नश्वरता यानी उसके अचानक खत्म हो सकने की सच्चाई हमारे सामने होती है, तो हमारे रोजमर्रा के झगड़े, हमारा अहंकार, सब अचानक बहुत ही बेमानी लगने लगता है। ट्रैफिक में किसी से आगे निकलने की होड़, ऑफिस की छोटी मोटी राजनीति, ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। ये हमें अधिक जिम्मेदार इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जिम्मेदार सिर्फ अपने काम के प्रति नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के प्रति भी। ये हमें सिखाता है कि हर मुलाकात, हर बातचीत को ऐसे ट्रीट किया जाए कि अगर वो आखिरी हुई तो हमारे मन में कोई पछतावा न रहे। त्रासदियां हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन कितना क्रूर है, बल्कि वे हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारा वर्तमान कितना कीमती है। वे हमारी सोई हुई इंसानियत को झकझोर कर जगाती हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत और सशक्त निचोड़ है। जीवन की अंतिम उड़ान कब आएगी, किस रूप में आएगी, ये कोई रडार या कोई मौसम विभाग नहीं बता सकता। वो अज्ञात है। और इस अज्ञात को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे हम कितने भी कैलेंडर ऐप्स बना लें या कितने भी अलार्म लगा लें, तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान क्षण बचता है, आज का दिन, ये बातचीत, अपनों का साथ। इसी पल को पूरी तरह बिना किसी शर्त के और बिना किसी टालम टोल के जी लेना ही जीवन को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उन सामग्रियों ने हमें मौत के बारे में नहीं, बल्कि जिंदा रहने के सही मायने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसी बात को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार जन्म लेता है, जिस पर हर किसी को अपने स्तर पर सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि नियंत्रण की चाह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर हम एक पल के लिए ये पूरी तरह से स्वीकार कर लें, बिना किसी बचाव के, बिना किसी तर्क के आने वाले कल पर हमारा रत्ती भर भी नियंत्रण नहीं है, तो क्या ये बेबसी हमें डराकर लकवाग्रस्त कर देगी? या फिर क्या यही वो परम सच है जो हमें आज के दिन को पूरी आजादी, निडरता और बिना किसी पछतावे के जीने की सबसे बड़ी ताकत देगा? शायद जिस अनिश्चितता से हम जीवन भर भागते रहते हैं, वही अनिश्चितता हमारे वर्तमान को सबसे खूबसूरत और सबसे